लर्न विद लॉजिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और लैंग्वेज एंड थॉट यानी भाषा और विचार के बारे में। और इन टॉपिक्स की थ्योरी को समझाने के बाद मैंने इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व करके देखना। उससे दो बातें होंगी। नंबर एक बात, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं भी या नहीं। एंड नंबर टू, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ के चले जाओ, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो तो उतना आउटपुट नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो। तो थ्योरी के साथ साथ आपको जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो आइए अब अपने पहले टॉपिक इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को शुरू करते हैं। और हम इस वीडियो में केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जो ये वर्ड है इंटेलिजेंस, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, यानी ये लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा का वो कौन सा शब्द है? इंटेलिजेंशिया या फिर इंटेलिजियर, जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड यानी समझना। हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने 12th में टॉप किया है या उसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप किया है, तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है। या उसको मैथमेटिक्स के सारे सवाल आते हैं तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है। लेकिन क्या वास्तव में इसे ही इंटेलिजेंट कहा जाता है? ऑफ कोर्स नॉट। इंटेलिजेंस क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटेलिजेंस क्या नहीं है। इंटेलिजेंस मेमोरी नहीं होता, यानी किसी चीज को याद करना इंटेलिजेंस नहीं होता। और इंटेलिजेंस किसी स्किल या टैलेंट को भी नहीं कहते। तो अगर इन्हें इंटेलिजेंस नहीं कहते तो फिर इंटेलिजेंस कहते किसे हैं? देखिए, इंटेलिजेंस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के आधार पर तय की जाती है। मीन्स अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उस टाइम पे उस इंसान की एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट रेशनली, यानी अगर वो इंसान किसी प्रॉब्लम में है तो उस टाइम पे वो क्या सोचता है और फिर उसी सोच के अकॉर्डिंग जो वो एक्शन लेता है उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। या फिर एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी किसी इंसान में किसी सिचुएशन से या फिर किन्हीं लोगों के साथ एडजस्ट करने की जो योग्यता होती है उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या हुआ? इंटेलिजेंस सिचुएशनल होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये किसी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ना कि ये हमेशा सेम रहने वाली चीज है। और इंटेलिजेंस एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक सेंटर है, तो डाइवर्जेंट का मीनिंग होता है कि यहां से हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। यानी जो प्रॉब्लम है या सिचुएशन है तो उसे टैकल करने के लिए या उसे सोल्व करने के लिए हम बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे। तो इसे ही हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और इसे मल्टी डायमेंशनल भी कहा जाता है, यानी हमें केवल एक सॉल्यूशन तक सीमित नहीं रहना है, हमें अलग अलग तरह से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सोचने हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस चेंजेबल होती है, मतलब ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, ये परमानेंट नहीं है। या किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस लेवल पूरी लाइफ सेम नहीं रहता, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस हेरिडिटरी हो, यानी अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी इंटेलिजेंट होगा। हाँ, हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन 100% ज़रूरी नहीं है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि आपका कोई दोस्त इतना इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उसके पापा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। आइए अब इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है यूनिटरी थ्योरी, यानी इकाई का सिद्धांत। देखिए, यूनिट का मतलब होता है एक, तो इस सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि हर किसी व्यक्ति में एक ही तरह की इंटेलिजेंस होती है और उस इंटेलिजेंस से वो व्यक्ति हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकता है, वो सिंगिंग भी कर सकता है, वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी है। और इस थ्योरी को किसने दिया था? बिने और स्टर्न ने। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई एक ऐसी क्वालिटी है जिसके आधार पर हम दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसी वजह से ये थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं की गई। तो इसके बाद नेक्स्ट आती है टू फैक्टर थ्योरी। आप इसमें कीवर्ड्स देखिए, टू मतलब दो, फैक्टर्स, तो ये थ्योरी किस चीज पे फोकस करेगी? दो फैक्टर्स पे फोकस करेगी। और इस थ्योरी के प्रपाउंडर कौन थे?
स्पीयरमैन। अब अगर हम सीटेट एग्जाम की बात करें तो उसमें तो इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बारे में आएगा, ठीक है। वो पूछ सकता है कि जी फैक्टर क्या होता है या एस फैक्टर क्या होता है। बट अगर हम जो स्टेट गवर्नमेंट्स के टेट एग्जाम्स हैं उनकी बातें करें तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और कई बार आया भी है, कि टू फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय। तो ये किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। अब आप इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी बना सकते हैं कि देखिए, स्पीयर मीन्स क्या होता है? भाला। तो आपने कहावत सुनी होगी कि एक तीर से दो शिकार करना। तो इसी तरीके से आप सोच सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक भाला ले रहे हैं और जब युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध में वो एक भाले से एक बार में दो लोगों को मार देते हैं, यानी एक भाले से दो शिकार। तो टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? स्पीयरमैन ने। अब स्पीयरमैन दो फैक्टर्स की बात करते हैं, एक तो होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। जी फॉर जनरल एबिलिटी एंड एस फॉर स्पेसिफिक एबिलिटी। अब देखिए, जनरल एबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब है वो व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा हो तो हर कार्य में उसकी ये वाली एबिलिटी सेम ही रहेगी। आप सोच के देखो, अगर वो व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड है तो वो किसी भी काम को करेगा या किसी से भी बातें करेगा या फिर किसी भी फील्ड में जाएगा तो वहां पे उसकी ब्रॉड माइंडनेस दिख जाएगी, मतलब वो सेम ही रहेगी। अगर उस व्यक्ति की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो चाहे किसी छोटे काम को कर रहा हो या फिर किसी बड़े काम को कर रहा हो, चाहे वो किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा हो, चाहे वो स्टडी कर रहा हो, और चाहे वो किसी एग्जाम में बैठा हुआ हो, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अच्छी ही रहेगी। तो जनरल एबिलिटी कैसी होती है? ये परमानेंट होती है, यानी ये चेंज नहीं होती। नेक्स्ट होता है एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक एबिलिटी। तो ये उस पर्टिकुलर टास्क पर डिपेंड करती है। जैसे कोई इंसान अगर फिजिकली स्ट्रांग है या फिजिकली फिट है तो ज्यादातर उम्मीद है कि वो गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इंसान आज फिजिकली फिट है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो थ्रू आउट द लाइफ फिजिकली फिट रहेगा? नहीं। इट मींस ये जो एस फैक्टर्स यानी स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं और ये उस पर्टिकुलर टास्क पे डिपेंड करते हैं जो करना है। जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए किस चीज का होना बहुत जरूरी है? उस पर्टिकुलर टास्क के लिए आपका प्रेजेंट माइंडेड और एक अच्छा वक्ता होना जरूरी है। तो ये फैक्टर उस स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। यहां पर दो से भी ज्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे, तो यहां पर दो या दो से अधिक स्पेसिफिक फैक्टर्स आ सकते हैं। और ये थ्योरी किसने दी थी? ये थॉर्नडाइक ने दी थी। इनका कहना था कि किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे विशिष्ट कारक होते हैं, यानी स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, और जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कोई बच्चा फिजिकली स्ट्रांग भी हो सकता है और वो मैथमेटिक्स में भी अच्छा हो सकता है और वो सोशली एक्टिव भी हो सकता है। तो ये सारे उसके इंटेलिजेंस फैक्टर्स हुए। और इस थ्योरी को एटॉमिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये एक एटम है तो इसमें सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और एटम में बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स हो जाते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। और ये बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स पे फोकस करती है। नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी? थर्स्टन ने। अब देखिए, अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट propounded द ग्रुप फैक्टर थ्योरी। वैसे तो देखो, अब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि वहाँ लैक ऑफ टाइम की वजह से या फिर कई बार हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते, तो उस कंडीशन में हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर हमारे ट्रिक्स काम आ जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को डायरेक्ट रिकॉल करने में हमारी हेल्प कर देती हैं। तो देखो, इसकी एक ट्रिक बनाते हैं जिससे आपको एग्जाम में इसे रिकॉल करना थोड़ा आसान रहे। मान के चलो, आप और आपका फ्रेंड सर्कल है, आप कहीं घूमने गए हुए हो किसी फॉरेस्ट में, और वहां आपका पानी खत्म हो जाता है, तो आप सभी को प्यास लगने लगती है। थर्स्ट मतलब प्यास, यानी थर्स्टी फील करना, और आपके पास पानी तो है नहीं, तो आपको कहीं पानी की खोज में जाना पड़ेगा। आपके ग्रुप में टोटल 10 मेंबर्स हैं, तो आपके टीचर आपको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पानी की खोज में कोई भी अकेला नहीं जाएगा, आप ग्रुप्स में जाएंगे जिससे सेफ्टी रहे। तो यहाँ से देखो, आपको प्यास लगी थी, फिर आप कहाँ गए थे? पानी की खोज के लिए गए थे, और पानी की खोज में कैसे गए थे? ग्रुप्स में गए थे। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थर्स्टन ने। तो इस थ्योरी के अनुसार थर्स्टन 7 PMA यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पर फोकस करते हैं। और ये 7 PMAs कौन कौन सी हैं? नंबर 1 स्पेशियल, नंबर 2 परसेप्चुअल, नंबर 3 रीजनिंग, नंबर 4 वर्ड फ्लुएंसी, नंबर 5 न्यूमेरिकल, नंबर 6 वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड नंबर 7 मेमोराइजिंग। अब स्पेशल का मतलब होता है
कि किसी स्थान से रिलेटेड, जैसे कोई आर्किटेक्ट है तो वो जहां पर भी किसी बिल्डिंग को बनाने जा रहा है उसे उस स्थान की पूरी नॉलेज रखनी पड़ती है, जैसे वो किस अर्थक्वेक जोन में आता है या यहाँ पे मैं कितने फ्लोर तक बना सकता हूँ। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जैसे कि आर्किटेक्ट, ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्पेशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है परसेप्चुअल यानी प्रत्यक्षीकरण। ये परसेप्शन वर्ड से बना है और परसेप्शन का मतलब क्या होता है? आपका नजरिया, यानी किसी सिचुएशन या फिर किसी कंसेप्ट को आप किस तरीके से समझते हैं तो उसे परसेप्चुअल कहते हैं। रीजनिंग, इसका मतलब होता है कि चीज़ों को लॉजिकली सोचना और किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या रिलेशन है इन चीज़ों को समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सी ई ये एक सीरीज़ है जिसमें ये तीनों लेटर्स दिए हुए हैं और आपसे कहा जाता है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें कौन सा लेटर आएगा, तो आपको इसमें ऐसे ही कोई लेटर फिल नहीं कर देना है, आपको एक लॉजिक लगा के सोचना है। जैसे ए और सी में कितना डिफरेंस है? 2 का। और फिर सी और ई में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो ई से बाद में जो लेटर आएगा उसमें भी हम 2 का डिफरेंस ही रखेंगे, यानी इसमें क्या आ जाएगा? जी। तो रीजनिंग मतलब लॉजिकली सोचना। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी। अब यहाँ 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो है वर्ड फ्लुएंसी और एक है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी वो शब्दों के बारे में ही बात कर रहा है और यहाँ पर भी वो शब्दों के बारे में ही बात कर रहा है। अब देखिए, इसमें एक वर्ड है फ्लुएंसी, तो फ्लुएंसी किस में आएगी? बोलने में। तो उन शब्दों का लैंग्वेज में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी अपने आइडियाज़ या अपने विचारों को किस तरीके से व्यक्त करना है, उसे हम कहते हैं वर्ड फ्लुएंसी। और किसी शब्द के प्रॉपर मीनिंग को समझना, उसे हम वर्बल कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो पैसेज आता है आपको उसको समझना है। तो इसी तरीके से वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हुआ? उन शब्दों के अर्थ को समझना। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, यानी आप कितना तेजी से और कितना एक्यूरेटली कैलकुलेशंस कर पाते हो। जैसे 3 + 2 + 5 + 4 + 1 = कितना हुआ? 15। तो इसमें स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेमोराइजिंग, यानी याद करने की क्षमता। इसका मतलब है कि आप किन्हीं चीज़ों को कितना तेजी से याद कर पाते हो, यानी अपनी मेमोरी में बिठा पाते हो। अब अगर किसी एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि थर्स्टन के द्वारा दी गई ग्रुप फैक्टर थ्योरी में कौन कौन सी इंटेलिजेंस आती हैं, अब वो क्या करेगा? वो 4 ऑप्शन देगा, उनमें से 3 तो इसमें से रख देगा और एक कहीं और से रख देगा। तो एटलीस्ट आपको इन सब का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसको याद करने की एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, सुपर विन विम। देखिए, हमने शुरू में एक स्टोरी बनाई थी कि आपका ग्रुप एक जंगल में था, जब उसे प्यास लगी यानी उन्होंने थर्स्टी फील किया तो वो पानी की खोज में निकल गए। और वो कैसे गए? वो ग्रुप में गए। अब देखो, मान लिया आपने 5-5 के 2 ग्रुप्स बनाए थे, तो अब उन ग्रुप्स में से जो भी ग्रुप जीतेगा वो ग्रुप कैसा हुआ? सुपर। और सुपर ग्रुप जीत गया यानी विन, और जीतने पर उसे अवार्ड में क्या मिला है? विम बार। उसे कोई ट्रॉफी नहीं मिली है, उसे विम बार साबुन मिली है। तो देखिए, सुपर, इसमें S फॉर स्पेशियल, P फॉर परसेप्चुअल, R फॉर रीजनिंग, विन, W फॉर वर्ड फ्लुएंसी, N फॉर न्यूमेरिकल एंड विन, V फॉर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड M फॉर मेमोराइजिंग। और इसमें से हमें जो वोवल्स हैं उन्हें एलिमिनेट कर देना है और केवल कॉन्सोनेंट्स के बारे में सोचना है। तो ये थी थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। आइए पढ़ते हैं SOI यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी के बारे में। और इसे हम 3D थ्योरी भी कहते हैं, यानी इसे हम इंटेलिजेंस का त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। और ये थ्योरी किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फोर्ड कंपनी की एक कोई कार है, तो कार की स्ट्रक्चर यूजुअली कैसी होती है? 3D ही होती है। और अगर वहां पर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं गिलफोर्ड, तो गिल फॉर गिल्ली। तो आप अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और अचानक आप एक ऐसा शॉट खेलते हैं कि वो गिल्ली फोर्ड कार के शीशे में लग जाती है। तो इससे क्या हुआ? शीशा टूट गया और उस कार का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मतलब गिलफोर्ड। तो गिल्ली से फोर्ड कार का शीशा टूटा, उससे उसकी स्ट्रक्चर बिगड़ गई। तो गिलफोर्ड मेनली इंटेलिजेंस के 3 कंपोनेंट्स बताते हैं। फर्स्ट कंटेंट, सेकंड ऑपरेशन एंड थर्ड
प्रोडक्ट। अब देखिए कंटेंट का मतलब होता है कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है, वो ऑडियो की फॉर्म में है या वो किसी वीडियो की फॉर्म में है या वो सिंबॉलिक है या वो कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो ये किस में आते हैं, कंटेंट में। नेक्स्ट है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन मतलब ऑपरेट मतलब चलाना, इसका मतलब हुआ किस तरह से, यानी हाउ, मतलब उस सिचुएशन में आपका माइंड किस तरह से काम करेगा या आप जो एक्शन लेंगे तो उसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन। नेक्स्ट, ऑपरेशन के बाद या आपके एक्शन लेने के बाद उस सिचुएशन में जो भी फाइनल चेंज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मीन्स रिजल्ट। अब लास्ट में आप उन चीज़ों में कुछ चेंज करना चाहेंगे, मॉडिफाई करना चाहेंगे, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अब अगर किसी एग्जाम में इस थ्योरी के कंपोनेंट्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा 3D इंटेलिजेंस थ्योरी का कंपोनेंट नहीं है, तो कई बार हो सकता है कि जल्दबाजी में आप गलत करके आ जाओ। तो इसी वजह से मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, कोप। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये पर्यावरण से रिलेटेड एक मीटिंग होती है और ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अभी रिसेंटली 27th COP यानी कोप 27 कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये किस देश में ऑर्गेनाइज की गई है, इजिप्ट यानी मिस्र में। और मिस्र में किस जगह, शर्म अल शेख नामक स्थान पर। तो ये थी हमारी 3D इंटेलिजेंस थ्योरी। आइए अब सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। और आप लास्ट ईयर वाला जो सीटेट हुआ था उसमें देखना, बहुत सारे पेपर्स में आपको इस थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने। अब इसकी भी एक ट्रिक बना लेते हैं कि आप सुबह सुबह गार्डन में वॉक करो, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाएंगी। उसमें आपको मैथमेटिक्स सोल्व करने की इंटेलिजेंस भी आ जाएगी, उसमें आपको एनवायरनमेंट सोल्व करने की इंटेलिजेंस भी आ जाएगी, उसमें आपको CDP पढ़ने की इंटेलिजेंस भी आ जाएगी और उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने की इंटेलिजेंस भी आ जाएगी। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए गार्डनर ने शुरू में तो 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई थी, फिर इन्होंने एक और ऐड की और फिर इन्होंने एक और ऐड की, तो इन्होंने टोटल 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनके अर्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए लॉजिक स्मार्ट यानी मैथमेटिकल स्मार्ट, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ या वैज्ञानिक, वो सब इस इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब होता है कि वो इंसान मैथमेटिकली या फिर लॉजिक से सोचने में कितना ज़्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक। इसमें वो लोग आते हैं जिन्हें नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा समझ होती है, जैसे कोई किसान है, उसे मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में या फिर फसलों के बारे में, मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनके बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। तो फार्मर किस टाइप की इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा, नेचुरलिस्टिक यानी नेचर स्मार्ट के अंतर्गत। नंबर 3 लिंग्विस्टिक। इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनकी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, जैसे कि लॉयर या फिर टीचर। आपने देखा होगा लॉयर को नॉर्मली एक बहुत अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है, और टीचर, क्योंकि टीचर को कॉन्सेप्ट समझाने हैं तो उसे भी वर्ड फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसकी भाषा पर पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए अब 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो इन्हें ध्यान से समझना। देखिए इंटरपर्सनल क्या होता है, आपने सुना होगा इंटर स्टेट बसेस चलती हैं या फिर इंटरनेशनल गेम्स होते हैं। तो आप देखो इंटरनेशनल जो शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस नेशनल, यानी एक देश का दूसरे देशों से संबंध, या एक देश दूसरे देश के साथ जो खेल खेलता है तो उन्हें इंटरनेशनल गेम्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कितने अच्छे तरीके से समझ पाता है, यानी वो दूसरे लोगों को कितने अच्छे तरीके से समझ पाता है, तो इसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इंट्रा का मतलब क्या होता है, अपने अंदर, तो वो व्यक्ति खुद के बारे में कितनी नॉलेज रखता है या वो व्यक्ति खुद को कितना अच्छे तरीके से जानता है, इसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इंटरपर्सनल में कौन लोग आ सकते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो दूसरे लोगों के माइंड को पढ़ना जानते हैं, या एक टीचर। एक अच्छा टीचर होने के लिए एक नेसेसरी क्वालिटी ये है कि उसे बच्चों के दिमाग को पढ़ना आना चाहिए, और जब वो उन बच्चों के बारे में प्रॉपर जान पाएगा तभी तो वो उन्हें डेवलप करने के लिए उचित तरीका निकाल सकता है। और इंट्रापर्सनल, इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसमें आते हैं जैसे कि कोई संत होता है या
जो योगी होते हैं वो अपने बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है काइनेस्थेटिक यानी बॉडी स्मार्ट। इसका मतलब होता है कि जो फिजिकली फिट हैं या जो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जैसे एथलीट होते हैं जैसे विराट कोहली है, या जैसे डांसर होते हैं, या जैसे सोल्जर्स होते हैं, या पुलिस पर्सनल्स होते हैं। नेक्स्ट म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी ये लोग म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, मतलब इन लोगों की म्यूजिक को लेके काफ़ी अच्छी समझ होती है, जैसे कोई सिंगर है या कोई म्यूजिक कंपोजर है। नेक्स्ट है विजुअल यानी पिक्चर स्मार्ट। जो लोग किसी जगह को या किसी पिक्चर को देखकर उसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसे हम स्पेशल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन लोग आते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट हुआ या जो सर्वे करने वाले होते हैं यानी सर्वेक्षक होते हैं। नाइन्थ एग्जिस्टेंशियलिस्टिक, ये इंटेलिजेंस बहुत कम लोगों में पाई जाती है। देखिए ये किस वर्ड से बना है, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। तो इसमें वो लोग आते हैं जो जन्म और मृत्यु के बारे में जान जाते हैं, जैसे कि दार्शनिक या जैसे कि बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं। अब गार्डनर के द्वारा दी गई 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस के लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, विम, नल, माइक। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि एक नल पर एक विम बार रखी हुई है और नल यानी टैप का पानी उस साबुन के ऊपर पड़ रहा है, तो उससे पानी भी वेस्ट हो रहा है और साबुन भी वेस्ट हो रही है। तो अब आपको ये जानना है कि वो साबुन किसकी है, तो आप माइक से एक अनाउंसमेंट करते हो कि ये जिसकी भी साबुन है वो आकर ले जाए। तो विम बार कहाँ पर रखी हुई है, नल पर। और ये चेक करने के लिए कि वो विम बार किसकी है, आप एक अनाउंसमेंट करते हो, किसकी सहायता से, माइक की सहायता से। तो वी फॉर विजुअल, आई फॉर इंटरपर्सनल, एम फॉर मैथमेटिकल, एन फॉर नेचुरलिस्टिक, एल फॉर लिंग्विस्टिक, एम फॉर म्यूजिकल, आई फॉर इंट्रापर्सनल। ये देखिए यहाँ पर आई फॉर इंटरपर्सनल और यहाँ पर आई फॉर इंट्रापर्सनल, के फॉर काइनेस्थेटिक एंड ई फॉर एग्जिस्टेंशियलिस्टिक। इस थ्योरी का बहुत अच्छे तरीके से याद करना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। IQ का मीनिंग क्या होता है, ये किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस लेवल को जानने का एक तरीका होता है, जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। ये जो टर्म है IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, ये किसने दी थी, विलियम स्टर्न ने। और IQ का एक फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। MA मीन्स मेंटल एज यानी उस व्यक्ति का माइंड कितना डेवलप हो पाया है, अपॉन CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज यानी उस व्यक्ति की उम्र अभी कितनी है। तो IQ इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। और देखिए जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं या जो अलग अलग एजुकेशनल थिंकर्स हैं, उन्होंने IQ के डिफरेंट लेवल्स बताए हैं। जैसे कोई जीनियस कैटेगरी के अंडर आ जाता है, कोई सुपीरियर होता है, कोई एवरेज होता है, किसी को इडियट कहा जाता है। अलग अलग थिंकर्स ने ये अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं, तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मेनली जो एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है वो है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसका IQ लेवल कितना होता है, 91 to 110 यानी 91 से 110 तक। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के IQ को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या होता है कि वो किस तरीके के परिवार में पैदा हुआ है या उसके आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं। कि देखिए जो बच्चा एक एजुकेटेड फैमिली में पैदा हो रहा है तो ऑब्वियसली उस पर बचपन से काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, तो उसका IQ लेवल काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे की फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी है, इट मीन्स उसके परिवार वाले उसकी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी खर्च कर सकते हैं, तो वो उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, अगर किसी बच्चे को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है तो डेफिनेटली उसका IQ लेवल भी इंप्रूव हो ही जाएगा। नेक्स्ट प्रोफेशनल लाइफ। देखिए IQ लेवल इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है। वो व्यक्ति एक साइंटिस्ट है या वो व्यक्ति एक इंजीनियर है या वो व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाला है या वो व्यक्ति एक टीचर है या वो व्यक्ति एक जूते पॉलिश करने वाला है। तो इन सभी की प्रोफेशनल लाइफ का उनके IQ लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट फैमिली एनवायरनमेंट। ये मैंने अभी आपको सोशल फैक्टर्स में एक एग्जाम्पल दिया ही था। नेक्स्ट रूरल एंड अर्बन। रूरल बैकग्राउंड का बच्चा क्या है, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होता है लेकिन हो सकता है वो मेंटली इतना एक्टिव ना रहता हो। ये डिपेंड करेगा कि उसे वहाँ पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर मिल रहा है।
लेकिन फिर भी हम जनरली कह सकते हैं कि जो अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चे हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलने के ज़्यादा तरीके अवेलेबल होते हैं। हालांकि अब ये रूरल और अर्बन वाला यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों वाला डिफरेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अब हर किसी को लगभग सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। फिर भी अभी हमारे देश में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी शहर से कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहाँ के बच्चे एजुकेशन से या अच्छी ट्रेनिंग से वंचित रह जाते हैं। तो आइए अब इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़, देखिए ये क्वेश्चन 2021 में भी आया था। इंटेलिजेंस के हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे। तो दूसरे व्यक्तियों के इरादों और उनकी इच्छाओं को समझना, बताइए ये कौन सी इंटेलिजेंस होती है? स्पेशल तो नहीं हो सकती, ये तो स्थान से रिलेटेड होती है। नेचुरलिस्टिक, ये प्राकृतिक चीज़ों से रिलेटेड होती है जैसे कि फार्मर। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। इंटरनेशनल गेम्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब ये दो देशों के बीच होते हैं। तो एक देश दूसरे देश के साथ खेलता है या एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध कैसे हैं। तो दूसरे लोगों को समझना कौन सी इंटेलिजेंस में आएगा? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। और इंट्रापर्सनल में क्या आएगा? खुद को समझना। तो इसका डी आंसर सही हो जाता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट dismissed that intelligence is unitary and proposed that there exist several distinct independent intelligences। देखिए यूनिटरी थ्योरी में क्या था? केवल एक ही तरह की इंटेलिजेंस थी। तो कोई एक ऐसे थ्योरिस्ट हुए हैं जिन्होंने यूनिटरी थ्योरी को नकार दिया है और उन्होंने इसके बाद कुछ अलग अलग टाइप्स की इंटेलिजेंस दी हैं। तो कौन सी थ्योरी हो सकती है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? होवर्ड गार्डनर ने। इसकी हमने एक ट्रिक भी बनाई थी कि सुबह सुबह गार्डन में वॉक करने से क्या होता है, आप में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस आ जाती है। ये भी कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। देखिए कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि किसी एक सेंटर की तरफ आना है। मतलब हम अपनी सोच को ब्रॉड ना करके हम अपनी सोच को नैरो कर देंगे? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। हमने इसका ऑपोजिट पढ़ा था कि दिस इज द एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, यानी हमें अलग अलग दिशाओं में सोचना है। मतलब कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के कितने ज़्यादा से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखिए परमानेंट चेंज मतलब अगर एक बार चेंज हो गया तो फिर वो परमानेंट रहेगा? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। इंटेलिजेंस तो चेंज होती रहती है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस अलग अलग दिशाओं में होती है, यानी अलग अलग टाइप्स की होती है, यानी बहुमुखी होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर भी एक बार लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस हेरिडिटरी हो। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए मैंने बताया था ना ये थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने दी थी? गार्डनर ने। तो बताइए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या कहती है? इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, ऐसा हमने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, ये भी नहीं पढ़ा था। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, बिल्कुल, हमने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस पढ़ी थी? 7 + 1 + 1 = 9 टाइप्स की। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी टेस्ट किसी स्कूल में लिया जा रहा है तो वो हेल्पफुल नहीं होगा? हो सकता है उस टेस्ट से कम फायदा हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ हेल्प तो करेगा ही ना। तो अगर हम जनरली भी सोच कर देखें तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। देखिए गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हुआ है। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज सोलली डिटरमाइंड बाय द IQ टेस्ट। हम इंटेलिजेंस को केवल IQ टेस्ट के माध्यम से डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टीचर्स शुड यूज MI यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइसिंग ऑल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। उस बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाना है तो वो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने के लिए उस टीचर को मल्टीपल इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए। किस लिए? जिससे कि उस चीज को पढ़ाने के और भी तरीके विकसित किए जा सकें। देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब होता है
अलग अलग टाइप्स की इंटेलिजेंस, जैसे कि भाषा के आधार पर हो सकती है, या फिर फिजिकल हो सकती है जिसे हम बॉडीली काइनेस्थेटिक बोलते हैं, या फिर इंटरपर्सनल हो सकती है यानी दूसरे लोगों को समझना, या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल हो सकती है। तो बिल्कुल अगर टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो उसे समझाने के ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे किसी भी बच्चे का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो, और उसे उन बच्चों में अलग अलग टाइप्स की इंटेलिजेंस भी डालनी है, तो उसे इसी तरीके से सोचना भी पड़ेगा। वैसे तो ये ऑप्शन सही है, चलो फिर भी आगे देख लेते हैं। एबिलिटी इज डेस्टिनी एंड डजंट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, जिस बच्चे में जो योग्यता एक बार आ गई वो कभी चेंज नहीं होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर विराट कोहली आज क्रिकेट खेल रहा है तो क्या वो 60 साल की एज में भी इसी तरीके से क्रिकेट खेलता रहेगा? ऐसा तो नहीं है। एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेज। यानी हम उस बच्चे को सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा दें, मतलब हम उस बच्चे को जबरदस्ती फोर्स करेंगे कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो? नहीं, यह भी ऑप्शन गलत हो जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो ये थे इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसी के साथ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि ये टॉपिक खत्म होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट, यानी भाषा और विचार। सबसे पहले तो लैंग्वेज यानी भाषा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज यानी भाषा क्या होती है? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा संचार का एक माध्यम होती है। ये अपने विचारों के आदान प्रदान करने का एक तरीका है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लैंग्वेज का मतलब केवल बोलने से ही नहीं होता, यानी जो शब्द हम बोल रहे हैं केवल वो ही भाषा नहीं है, इसको हम लिख के भी बता सकते हैं, इसे हम इशारों से भी समझा सकते हैं, तो ये सब भी लैंग्वेज के अंतर्गत ही आते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारी बुद्धि के विकास से ही संबंधित होती है। अब आप सभी जानते हैं जो हमारा माइंड है वो यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर हम इसे लेफ्ट माने और इसे राइट, तो लैंग्वेज हमारे लेफ्ट हेमीस्फीयर में आती है। और लैंग्वेज के साथ साथ जो हमारी लॉजिकल कैपेसिटी होती है यानी रीजनिंग कैपेसिटी होती है वो भी लेफ्ट हेमीस्फीयर में ही आती है। फिर राइट साइड में क्या आता है? जो राइट हेमीस्फीयर है उसमें आती है हमारी क्रिएटिविटी, या जो हम सपने देखते हैं। सपनों से मेरा मतलब है जो हमारी एम्बिशंस हैं, मीन्स हमारी क्रिएटिविटी और जो हमारी एम्बिशंस होती हैं, ये सब हमारे माइंड के राइट हेमीस्फीयर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। अब देखिए, किसी बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वो ऐसा नहीं होता कि वो बच्चा सारी चीज़ें एक साथ सीख जाता है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों चीज़ें बच्चा एक साथ करने लगेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले वो बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और उसके बाद लिखना सीखता है। अब कभी कभी एग्जाम में इन स्टेप्स का सीक्वेंस भी आ जाता है। तो देखो, वैसे तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, या आपने भी किसी बच्चे को बड़े होते हुए देखा होगा, तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं कि वो बच्चा सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद वो पढ़ना शुरू करेगा और लास्ट में वो लिखना शुरू करता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जल्दबाजी में हम चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन के लिए आप इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आपने कुछ लोगों की एक लिस्ट बनाई है और इसमें कुछ वॉलंटियर्स हैं जो पिछले कुछ सालों से सोशल सर्विसेज करते आ रहे हैं, और आप भी उनमें से एक हैं। तो आप इस लिस्ट को उस शहर के एसपी के पास लेके जाते हैं, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लेके जाते हैं, और आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो अच्छे काम किए हैं वो उनके बारे में पढ़ता है, और फिर वो उस लिस्ट के ऊपर अपने सिग्नेचर कर देता है और लिख देता है कि इन सभी लोगों को अवार्ड्स दिए जाएंगे, यानी इस तरीके की समाज सेवा के लिए इन सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले आप एक लिस्ट लेके कहाँ गए थे? एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गए थे। फिर उसने उन नामों को और तुम लोगों के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पढ़ा, और उसके बाद उसने इस लिस्ट पर लिख दिया कि इन सब लोगों को सम्मानित किया जाए, और उसने इस पर अपने सिग्नेचर कर दिए, यानी सब काम राइटिंग में हो गया। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्टेप्स कौन कौन से हुए? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और देखिए, ये जो लैंग्वेज एंड लॉजिक है ये लेफ्ट हेमीस्फीयर में मिलते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, आप इसे एल क्यूब की हेल्प से याद कर सकते हैं। पहला एल लेफ्ट, दूसरा एल लॉजिक और तीसरा एल लैंग्वेज। अब हम लैंग्वेज यानी भाषा से रिलेटेड कुछ डिसेबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है डिसलेक्सिया,
ये एक तरह का रीडिंग डिसऑर्डर होता है, यानी उस बच्चे को पढ़ने में परेशानी हो रही है। इसका एग्जाम्पल है, मान लिया 6 लिखा है, तो कभी कभी वो बच्चा 6 की जगह 9 पढ़ सकता है। और जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चे बी को डी पढ़ते हैं या डी को बी पढ़ते हैं, तो इसे ही हम रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे ये लिखा हुआ है 100, तो कई बार बच्चा इसको 100 ना पढ़ के वॉज पढ़ता है, तो डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, डिसग्राफिया। ये देखिए ग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना, तो डिसग्राफिया क्या हुआ, राइटिंग डिसऑर्डर, यानी लिखने से रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें वो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता। आपने देखा होगा कई बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ही खराब होती है, इतनी खराब होती है कि कोई दूसरा इंसान उसे समझ ही नहीं पाता, तो इसी डिसऑर्डर को डिसग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है कि उस बच्चे को दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी वो ठीक से बोल नहीं पाता। हो सकता है वो बच्चा कुछ शब्द बोलते हुए अटक जाता हो, या कई बार वो चीज़ों को बार बार दोहराने लगता है, यानी रिपीटेशन करता है। वैसे तो ये तीनों आपको याद हो गए होंगे, फिर भी मैं आपको इनकी एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए लक्स, आप सोच सकते हैं कि जो लक्स साबुन है, आपसे उसका नाम पढ़ा नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा डिसऑर्डर हुआ, रीडिंग डिसऑर्डर। ग्राफ तो देखो बहुत इजी है, ग्राफ ग्राफ बनाने पड़ते हैं, मतलब लिखना पड़ता है। नेक्स्ट ऑटिज्म, ये देखिए इससे हमें कीवर्ड बना सकते हैं ऑटो। आप सोचो कि आप ऑटो में जा रहे हैं, उसमें और भी लोग बैठे हुए हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, अब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषाई विकास से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एनवायरनमेंटल थ्योरी, यानी भाषा विकास का पर्यावरणीय सिद्धांत। सबसे पहले तो ये थ्योरी किसने दी थी, स्किनर ने। और देखो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, इसका मतलब है उस बच्चे के आसपास जो लोग रहते हैं। तो इस थ्योरी से मीनिंग क्या हुआ कि उस बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में उस बच्चे का पर्यावरण यानी उस बच्चे के आसपास रहने वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई बच्चा इंग्लैंड में रह रहा है तो इंग्लिश सीखना उस बच्चे के लिए बहुत आसान होगा, बिल्कुल होगा। वहीं सोच के देखो कि अगर भारत के किसी गांव के अशिक्षित परिवार में एक बच्चा पैदा होता है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो क्या उसके लिए अंग्रेजी सीखना इतना आसान होगा, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया के किसी परिवार में रहने वाले किसी बच्चे के लिए हिंदी सीखना बहुत आसान होता है। मतलब वो बच्चा जो भाषा सीख रहा है या उस बच्चे में जो भाषाई विकास हो रहा है, तो उसमें उसके पर्यावरण यानी आसपास के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अब स्किनर ने लैंग्वेज के डेवलपमेंट में कुछ स्टेप्स बताए हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट एंड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले क्या आता है, इमिटेशन। इमिटेशन से मतलब है कि वो बच्चा दूसरों की नकल करता है। जैसे आप देखते होंगे कि हम किसी बच्चे से बार बार कुछ शब्दों को रिपीट करवाते हैं कि बच्चों बोलो पापा पापा पापा, फिर वो बच्चा बोलता है पापा। ऐसे ही हम उस बच्चे से बुलवाते हैं कि बोलो गाड़ी गाड़ी, ये क्या है गाड़ी, तो फिर वो बच्चा बोलने लगता है गाड़ी। तो इमिटेशन मतलब वो बच्चा नकल करके सीखा। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। देखिए रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे या तो वो उन चीज़ों को रिपीट ज़्यादा करने लगे या फिर उसके रिपीटेशन को वो कम करने लगे। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, नंबर 1 तो अवार्ड देना और नंबर 2 पनिशमेंट देना। तो अगर हम उस बच्चे को कोई टारगेट दे देते हैं कि अगर तू इस काम को आज पूरा कर लेगा तो हम तुझे अवार्ड देंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और मान के चलो वो बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो हम उस बच्चे को बोलेंगे कि अगर तू अब इस मोबाइल को और ज़्यादा यूज़ करेगा या यूज़ करेगी तो तेरी पिटाई हो जाएगी। इट मीन्स अब उसे पनिशमेंट का डर है, तो मोबाइल को कम यूज़ करेगा या ज़्यादा, ऑब्वियसली कम यूज़ करेगा। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि वो बच्चा उन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करता है। जैसे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो शुरुआत में उस बच्चे को समझ नहीं आते या वो बोल नहीं पाता, लेकिन उन्हें बार बार रिपीट करने से यानी उनके बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें उसको आ जाती हैं। तो स्किनर के अनुसार लैंग्वेज डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स हुए, इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट एंड एक्सरसाइज। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा आयरलैंड, तो उसके हम इनिशियल 3 लेटर्स ले सकते हैं, IRE।
I for imitation, R for reinforcement, E for exercise। तो ये थी एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इनेट थ्योरी। इसका मतलब होता है जन्मजात सिद्धांत, यानी भाषाई विकास का जन्मजात सिद्धांत। तो देखिए इनेट का मतलब जन्मजात, तो ये सिद्धांत किससे संबंधित हुआ? हेरिडिटी से। इस सराउंडिंग्स को काट देना। इनेट थ्योरी किसने दी थी? नोआम चॉम्स्की ने। तो नोआम चॉम्स्की कहते हैं कि हर किसी बच्चे में किसी भाषा को सीखने की जन्मजात क्वालिटी होती है, उसे बाहर से ये सब चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके अंदर ही कुछ ऐसा है जिससे वो जल्दी से जल्दी उस भाषा को सीख जाता है। और चॉम्स्की का कहना है कि हर चाइल्ड में एक इनबोर्न एबिलिटी है, किस चीज़ की? उसे वो कहते हैं LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो चॉम्स्की का कहना है कि हर किसी बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है, उसका नाम क्या है? LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और वो उसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती है। और बाद में चॉम्स्की ने इसी LAD का नाम ULG, यानी यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर कर दिया था। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर किस थ्योरिस्ट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा? नोआम चॉम्स्की से रिलेटेड। नोआम चॉम्स्की ने लैंग्वेज को सीखने से रिलेटेड 2 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे? एक तो था लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर और दूसरा था लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर। देखिए सरफेस मतलब जो ऊपर हो, तो इसमें क्या आता है? स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर, डीप यानी जो थोड़ा गहरा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? गहरा है तो हमें समझना पड़ेगा, इट मीन्स गहराइयों में जाकर उस चीज को समझना। लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर में क्या था? उस बच्चे को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जो भी मन में आता है उसे बोल देता है, उसे पढ़ लेता है या फिर लिख लेता है, वो उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है। बट कुछ चीज़ों में उसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, यानी उन चीज़ों को डीप जाकर समझना पड़ता है। तो इसे ही हम लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट, अब लैंग्वेज और थॉट में क्या रिलेशन है, यानी भाषा और विचार में क्या रिलेशन है, इस बारे में डिफरेंट थिंकर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रहे हैं। तो अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पियाजे ने क्या कहा था कि पहले बच्चे के अंदर थॉट आती है और उसके बाद भाषा का विकास होता है, यानी पहले वो बच्चा सोचना शुरू करता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है। वहीं वाइगोत्स्की इसका अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि इनिशियल एज में लैंग्वेज पहले आती है और थॉट उसके बाद आती है, यानी पहले बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो जाता है और वो सोचना बहुत बाद में शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 2 साल का हो जाता है तो फिर थॉट और लैंग्वेज एक साथ आने लगती हैं, यानी अब वो बच्चा एक समय में सोच भी सकता है और उसी समय में बोल भी सकता है। वहीं स्किनर क्या बोलते हैं कि उस बच्चे में भाषा के विकास के लिए एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल उसके सराउंडिंग्स या फैमिली या फिर पड़ोसी। नेक्स्ट, नोआम चॉम्स्की, जैसे कि भी हमने पढ़ा भी था, उनका क्या कहना है कि उस बच्चे में एक इनबिल्ट कैपेसिटी होती है जिसे वो इनबिल्ट ग्रामर कहते हैं, और उसे उन्होंने क्या कहा है? लैंड एक्विजिशन डिवाइस या फिर यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर। तो देखो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो गए। कैसे? स्किनर बोलते हैं कि बच्चा पर्यावरण से भाषा सीखता है, उसमें खुद का रोल नहीं है। लेकिन चॉम्स्की क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उस बच्चे के अंदर भी कुछ इनबिल्ट ऐसी चीजें हैं जिसे वो यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर कहते हैं, जिससे वो बच्चा खुद से ही किसी भाषा को सीख लेता है। तो पियाजे ने क्या कहा था? थॉट पहले आती है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? शुरुआत में लैंग्वेज पहले आती है, उसके बाद थॉट, और 2 साल के बाद ये दोनों चीजें एक साथ आने लगती हैं। स्किनर क्या बोलते हैं कि भाषा के विकास में पर्यावरण का ज्यादा रोल होता है, और चॉम्स्की क्या बोलते हैं कि उस बच्चे में एक इनबिल्ट ग्रामर होती है, यानी यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर होती है, जिससे वो बच्चा खुद से ही भाषा सीख लेता है। तो आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। डिसलेक्सिया इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, बताइए डिसलेक्सिया क्या ट्रिक बताई थी मैंने? लक्स साबुन है, उसके नाम को आप क्या नहीं कर पा रहे हैं? पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन ए, रीडिंग। इसके एग्जाम्पल भी थे कि अगर डी लिखा हुआ है तो वो बच्चा उसको बी पढ़ता है। विच एजुकेशनिस्ट सेड दैट थॉट कम्स बिफोर द लैंग्वेज, विचार पहले आता है, भाषा बाद में आएगी। किसने कहा था बताइए? ये जीन पियाजे ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। और अगर आपको याद करने में थोड़ा परेशानी हो रही है तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप लंच कर रहे हैं और लंच में सैलेड तो है, बट उस सैलेड में प्याज अवेलेबल नहीं है।
प्याज यानी प्याजे, तो आप प्याज खा नहीं सकते हैं, आप उस बारे में केवल सोच सकते हैं। मीन्स प्याजे विचार यानी थॉट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड, बताइए, डिस्करेज द यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, मतलब जो बच्चों की नेटिव लैंग्वेज है उसमें उन्हें कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है? बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है। अरे वो भी छोटे बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि उन्हें कोई दूसरी भाषा आती हो। रिकॉग्नाइज ओनली द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय द मेजोरिटी स्टूडेंट्स। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं उसे ही प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज मान लिया जाए? नहीं, ऐसे तो जिन्हें वो भाषा नहीं आती तो वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड अलाउ दे यूज एज पर स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेज। देखिए, ये हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है। डाइवर्सिटी, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और ये भी एक कारण है कि हमारा देश एक डाइवर्स देश माना जाता है। तो हमें लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी को लेके बच्चों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कोई भी बच्चा या कोई भी छात्र जिस लैंग्वेज में भी बोलना चाह रहा है हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखो, भी वो बच्चा है, अगर हम उससे बोलेंगे कि नहीं ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है तो पहले उसे दूसरी लैंग्वेज आनी भी तो चाहिए ना। तो पहले उसको हम दूसरी लैंग्वेज सिखाएंगे और उसके बाद बोल सकते हैं कि अब ये लैंग्वेज यूज़ करो। लेकिन फिलहाल तो जो लैंग्वेज उस बच्चे को आती है वो उसे ही यूज़ करे और सब बच्चे आपस में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे और एक दूसरे से सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्करेज द यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन वन टारगेट लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। वही जो मैं ऊपर बता रहा था, अभी हम किसी भी एक लैंग्वेज पे फोकस नहीं कर सकते हैं। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है हमें उसका रेस्पेक्ट करना है, तो जो भी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं उन्हें प्रमोट करना है, उनकी अवेयरनेस फैलानी है और स्टूडेंट्स जो भी भाषा यूज़ करना चाह रहे हैं उन्हें उसमें बोलने दिया जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन। बातें करने में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी? ऑटो में, और ऑटो से ऑटिज्म। तो इसका सही आंसर है ए, ऑटिज्म। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, बताओ, रिकॉल करके देखो। अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर बी। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 3 to 6 ईयर्स। मतलब इस स्टेज में उस बच्चे में भाषा का विकास सबसे ज़्यादा तेजी से यानी फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज थियोरिस्ट इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएडी, लैंड एक्विजिशन डिवाइस। बताइए इसका कौन सा आंसर है? बिल्कुल सीधा सा आंसर है और बहुत इजी आंसर है, नोआम चॉम्स्की। इनकी थ्योरी का क्या नाम था? इनेट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाता है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए? इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट लैंग्वेज एंड थॉट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ। देखो, अब आपका एग्जाम आने ही वाला है तो पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, खूब मेहनत करते रहो और चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपके रिवीजन ही सबसे ज़्यादा काम आएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहना। और बाकी किसी को अगर किसी भी सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मेरी आने वाली क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।